नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस चैनल पे। अब थंबनेल को देखने के बाद में शायद आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपसे कहूंगा कि भाई सेबी के अटैक के बाद आपको स्मॉल कैप में बिल्कुल भी नहीं निवेश करना चाहिए और यहां से जल्द निकल जाना चाहिए। तो आप गलत सोच रहे हो, मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के भी अपने अपने एडवांटेजेस हैं, लेकिन उसी के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। आप जिंदगी में कोई भी डिसीजन ले लो, उसमें एडवांटेजेस भी होंगे, डिसएडवांटेजेस भी होंगे। लेकिन अगर आपको अपने डिसीजन को एक सक्सेस में कन्वर्ट करना है, तो आपको अपने जो डिसएडवांटेजेस है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस करने के बाद में आपको पता चलेगा कि कुछ कंडीशंस, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जो प्रिडोमिनेंटली आपको डिसएडवांटेज रिजल्ट लाने में हेल्प करेगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, वो जो सिचुएशंस है, वो जो कंडीशंस है, उसे प्रॉपर तरीके से हैंडल करना है। यानी आपका डिसीजन है वो आपको सिर्फ सक्सेस हासिल करके देगा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर आप निवेश कर रहे हो तो इसमें भी कई सारे डिसएडवांटेजेस है, लेकिन लकीली आप ये जो डिसएडवांटेजेस है इसे अवॉइड कर सकते हो बाय प्रॉपरली मैनेजिंग योर रिस्क, by properly managing the conditions which are very prominently lean towards the disadvantage। तो आज के इस वीडियो में चाहे आप स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हो, मिड कैप में कर रहे हो, लार्ज कैप में कर रहे हो, ऐसी कौन सी हैबिट्स है जो कि आपको अपनानी चाहिए सो दैट आप आपके म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर पाओ। और ये जो बातें हैं मैं हवा में बिल्कुल नहीं करने वाला। मैंने मेरे फादर की इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है म्यूचुअल फंड की, उसका प्रॉपरली एनालिसिस किया है और उन कंडीशंस को स्टडी किया है, वो आपके साथ में मैं साझा करने की कोशिश करूंगा सो दैट आपको भी एक इंसाइट मिले कि किस तरीके से एक आम इंसान जिसका पेमेंट ज्यादा नहीं है, आप और मेरे जैसा एक इंसान है, रिटेल इन्वेस्टर्स है, वो भी अच्छा कॉर्पस बना सकता है थ्रू म्यूचुअल फंड के जरिए। तो इसी के साथ आज की हम वीडियो शुरू करेंगे। आपको अगर लगेगा कि मैं आपसे कहूंगा कि रातों रात आप अमीर बन जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल मैं आपसे नहीं कहूंगा। आपकी अगर ऐसी अपेक्षा है तो मैं कहूंगा वीडियो को यहीं पे छोड़ दीजिए। मैं आपसे लॉन्ग टर्म के बारे में बात करने वाला हूं। उसमें आपको कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, किस कंडीशन के लिए किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, कौन सी कैटेगरी चूज करनी है, इन सारी चीजों के बारे में आपके साथ में डिस्कस मैं आज करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये हमारी वीडियो। तो मेरे फादर की जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू हुई एज फार एज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न, वो 2009 में हुई और 2009 से लेके आज है 2024, उनके पोर्टफोलियो को तकरीबन 15 इयर्स कंप्लीट हो गए। हम जब आपसे कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपको मिनिमम 5, 10, 15 साल के लिए निवेश करना चाहिए, तो हमारे सामने ना एक एग्जाम्पल होना भी काफी जरूरी होता है कि भाई म्यूचुअल फंड ने 15 साल में कैसा परफॉर्म किया। लेकिन हम ये परफॉर्मेंस है ऑन पेपर काफी देखते हैं, वेबसाइट पे देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट किया है, उसके आउटकम्स उसे मिले हैं, तो उसे एनालाइज करने के बाद में जो लर्निंग्स मिलती है वो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जो भी लर्निंग्स मेरे फादर की इन्वेस्टिंग जर्नी से मुझे मिली, मैं आपके सामने साझा करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले मेरे फादर ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो ज्यादातर ईएलएसएस कैटेगरी में किया। क्यों? क्योंकि उन्हें टैक्स बचाना ये प्राइमरी मोटिव लग रहा था, तो उन्होंने ईएलएसएस कैटेगरी को चूज किया। सेकेंड बात, उनके जो फंड्स थे जो उन्होंने सिलेक्ट किए थे ईएलएसएस कैटेगरी के, वो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स बिल्कुल नहीं थे। वो काफी एवरेज किस्म के फंड्स थे, काफी एवरेज उन्होंने रिटर्न्स दिए। फिर भी आज उनके जो पोर्टफोलियो के रिटर्न्स है वो है 14 से 15% के। इसका मतलब क्या? सबसे पहले आपको तो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड चूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपका प्लान अगर बराबर है, रिस्क मैनेजमेंट बराबर है, तो एवरेज परफॉर्मर भी आपको अच्छे रिटर्न्स जरूर देगा। इसमें आपने बिल्कुल डाउट नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहले सीख, बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड के पीछे आपको नहीं भागना है। सेकेंड बात, अब मैं जब मेरे फादर का पोर्टफोलियो एनालाइज कर रहा था तो उन्होंने म्यूचुअल फंड में से रिडीम्शन जो है वो सिर्फ एक बार की,
वो कब की? मेरे शादी में जो खर्चा उन्हें लगने वाला था, बस उसके लिए उन्होंने म्यूचुअल फंड से रिडीम किया। बाकी तौर पे उन्होंने कभी म्यूचुअल फंड में से रिडीम नहीं किया। वो जो कॉर्पस है उसे अच्छी तरीके से बढ़ने दिया। अब मैंने एनालिसिस किया कि क्यों उन्हें जरूरत नहीं पड़ी रिडीम करने की। तो देखिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंपनी में मेरे फादर काम करते थे, वहां पे उनको एक हेल्थ इंश्योरेंस जो था वो काफी अच्छी तरीके से मिलता था। उसमें मेरे फादर कवर हो जाते थे, मैं कवर होता था, मेरी माँ कवर हो जाती थी। तो जब भी कभी मेडिकल एक्सपेंसेस आए अनफॉर्चुनेटली, तो उन्हें जरूरत नहीं पड़ी कि म्यूचुअल फंड का जो कॉर्पस है उसे ब्रेक करके मेडिकल बिल देना पड़े। उनकी कंपनी थी, उसकी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी, वहां से खर्चे उनके काफी आसानी से हो गए। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में कोई बीमार नहीं हुआ। मैं जब इंजीनियरिंग में था तब मैं एडमिट हुआ करता था एक दो बार। मेरी मदर भी बीमार होती थी। अनफॉर्चुनेटली उसमें काफी पैसे भी लगे, लेकिन वो पैसों के लिए फादर ने कभी म्यूचुअल फंड को ब्रेक नहीं किया। तो इसमें से सबसे पहली सीख हमें क्या मिलती है कि अगर हमारा एम्प्लॉयर हमें कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता, तो आपको अपने पर्सनल कैपेसिटी में हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना जरूरी है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो ये काफी खतरनाक चीज हो सकती है, क्योंकि अभी आप देखोगे इस जमाने में मेडिकल के जो खर्चे हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। आप जाइए 5-6 दिन के लिए कहीं अच्छे से हॉस्पिटल में आप एडमिट हो जाइए, आपका बिल मैं लिख के देता हूं, मिनिमम 1.5-2 लाख से कम नहीं आएगा। अगर आपने 1.5-2 लाख पे करने के लिए म्यूचुअल फंड को ब्रेक किया, तो आपकी जो कंपाउंडिंग वाली जो प्रोसेस है ना, वो खत्म हो जाती है। और इससे बुरी बात, अब जैसे कि स्मॉल कैप फंड टॉप से 20%, 15% गिर जाते हैं, वहां पे अगर आपको मेडिकल एक्सपेंसेस आ गए तो क्या होगा? तो और बुरी हालत आपके पोर्टफोलियो की हो सकती है। तो सबसे पहली सीख, हेल्थ इंश्योरेंस होना काफी काफी जरूरी है। अब सेकंड चीज क्या? देखिए, मेरे फादर जो थे वो मंथली एक्सपेंसेस के लिए मेरे माँ को कुछ पैसे दिया करते थे। और आपको तो पता ही है टिपिकल इंडियन हाउसवाइफ कैसी होती है, वो खर्चा तो करती है लेकिन उसमें से भी अच्छा खासा पैसा जो है वो बचा लेती है। मेरी माँ भी पैसे बचा लिया करती थी और उससे वो एक आरडी में इन्वेस्ट करती थी। पोस्ट ऑफिस का आरडी था, लेकिन उसमें वो इन्वेस्ट करती थी। उसने भी कभी पैसे वहां से रिडीम नहीं किए, लेकिन ऐसे धीरे 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 जो वो कॉर्पस था आरडी में इन्वेस्ट किया हुआ, वो बढ़ के एक सब्सटेंशियल अमाउंट हो गई थी। तो जब भी मेरे मदर फादर को अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आते थे, जैसे कि मुझे किसी क्लास में एडमिशन लेनी है, या फिर मेरे कॉलेज फीस है, या फिर किसी करीबी रिश्तेदार की शादी है जहां पे कुछ हमें महंगा गिफ्ट देना है, तो ऐसे वक्त में ना मेरे मदर फादर वो आरडी से पैसा तुड़वा के वो एक्सपेंसेस को मीट करते थे। तो उन एक्सपेंसेस को भी मीट करने के लिए उन्हें कभी म्यूचुअल फंड को ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहां से हम क्या सीख सकते हैं कि आपके पास इमरजेंसी कॉर्पस होना काफी इंपॉर्टेंट है। लोग इस चीज को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन आपके पास इमरजेंसी कॉर्पस होना काफी काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप शायद कहोगे कि कितना इमरजेंसी कॉर्पस आपके पास होना चाहिए, तो मैं आपको सिंपल थंब रूल बताऊंगा। आपको अपना मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना है। उसमें आप सारी चीजें कंसीडर कर लो। आपका ग्रोसरी बिल कितना होता है, आपके घर में दवाई का खर्चा कितना होता है, घर का रेंट कितना है, ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लो। 3 महीने के लिए नोट डाउन कीजिए। 3 महीनों का आप खर्चा निकालिए, उसे एवरेज आउट कर दीजिए। पर मंथ खर्चा कितना है आपको पता चल जाएगा, उसको आपने 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मतलब क्या कि पूरे 1 साल का खर्चा आप बिना नौकरी किए कर सकते हो। ये आपका हो गया इमरजेंसी फंड। अब इसको आपने किस में इन्वेस्ट करना है? फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दीजिए, या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, कहीं पे भी चलेगा जहां से आप उसे 2-3 दिन में निकाल पाओगे। ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट में आप उसे निवेश कर सकते हो। तो ये दूसरी सीख हमने ले ली कि हमें इमरजेंसी कॉर्पस बिल्ड करना काफी काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो कि मेरे फादर को नहीं पता थी टर्म इंश्योरेंस के बारे में, और फॉर्चुनेटली हम लकी है कि ऐसी बुरी घटना भी हमारे घर में कभी नहीं हुई, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली किसी एक्सीडेंट में आपकी जान चली जाती है, आपके ऊपर घर का कर्जा है, इतने सारी लायबिलिटीज है, बच्चों की एजुकेशन है,
वो लोग तो रास्ते पे आ जाएंगे, राइट? ऐसा ना हो इसलिए आपको क्या करना है, एक टर्म इंश्योरेंस आपके पास होना काफी जरूरी है। मिनिमम ट्राई कीजिए कि आप 1 करोड़ का जो टर्म इंश्योरेंस है उसे निकालिए। लेकिन अगर आपकी इनकम थोड़ी सी अच्छी है तो आप 2 करोड़ के कवर के लिए भी जरूर जा सकते हो। तो तीसरी चीज क्या है, आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना काफी इंपॉर्टेंट है। अब फोर्थ जो चीज है वो है, आपको जरूरत है गोल बेस्ड प्लानिंग की। अब गोल बेस्ड प्लानिंग क्या है इसे मैं शॉर्टली बताऊंगा। एक इंसान होता है, उसके पूरे करियर में, पूरे जिंदगी में किस तरीके के गोल हो सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकती है, फिर उसे गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, बच्चों की शादी का एक्सपेंसेस करना है, उनके एजुकेशन करना है, ये सारे मोटा मोटी गोल होते हैं। लेकिन ये जो गोल्स है ना, उसे प्रायोरिटी पे रखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी देना है आपके रिटायरमेंट के लिए। क्यों भाई, सर सलामत तो पगड़ी 50। अगर आपकी रिटायरमेंट ही आप प्रॉपरली नहीं गुजार पाओगे तो क्या आप अपने फैमिली की जो है मदद कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। सबसे पहले आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग आपको करनी है। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको कहाँ निवेश करना है? मान लेते हैं कि आपकी एज अभी 35-40 ईयर्स से, रिटायरमेंट के लिए 20-25 साल अभी भी है, तो बेशक आप इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपको 2 म्यूचुअल फंड जरूर इसके लिए लेने चाहिए। एक ले लीजिए आप फ्लेक्सी कैप फंड, काफी एक्टिवली मैनेज्ड अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड मार्केट में अवेलेबल है, उसमें निवेश कीजिए। और अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो, लेकिन रिस्क के साथ आपको रिवॉर्ड भी मिलेंगे, तो आप जाके स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास 15 से 20 साल का टाइम होराइजन है। तो इस केस में स्मॉल कैप फंड काफी अच्छे हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है कि सेबी ने स्ट्रेस टेस्ट एनालिसिस करने को बोला है, उस स्ट्रेस टेस्ट के एनालिसिस के रिजल्ट्स क्या आएंगे, कोई नहीं सोचना। स्मॉल कैप में निवेश कीजिए 15-20 साल का अगर आपका गोल है तो। सेकेंड गोल मेरे हिसाब से होना चाहिए बच्चों की एजुकेशन। क्यों? क्योंकि अगर आप पैसा कमा रहे हो और आपके नेक्स्ट जनरेशन को उसका फायदा ना मिले तो फिर पैसा कमाने का कोई मतलब ही नहीं। इसलिए आपको अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में भी प्लानिंग प्रॉपरली करनी चाहिए। मान लेते हैं कि आपका बच्चा 4-5 साल का है और आप उसके ग्रेजुएशन के लिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो मैं मान सकता हूं कि आपके पास 10 से 12 साल का टाइम होराइजन है। तो उसके लिए भी आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। इसके लिए आप सिंपली क्या करो, एक इंडेक्स फंड को चूज कर लो। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लो या फिर निफ्टी 50 इक्वल वेटेज फंड ले लो। इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है, उसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो उसमें निवेश करो, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। आपको बार बार फंड को ट्रैक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका फंड जो है आपको इंडेक्स के इतने रिटर्न्स अमूमन तौर पे दे देगा। तो निवेश कीजिए। जब बच्चे की एजुकेशन मान लेते हैं 2024 में है, उसके 1-2 साल पहले उसे रिडीम कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आप उसी साल अगर रिडीम करने गए जिस साल में आपका बच्चा एजुकेशन के लिए कॉलेज में जाएगा, तो हो सकता है मार्केट गिर जाए और आपको नुकसान हो। तो उसके 1-2 साल पहले आप उसे रिडीम कर लीजिए, फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए और फिर वहां से आपके बच्चों की एजुकेशन काफी आसानी से हो जाएगी। ये हो गया सेकेंड गोल। थर्ड गोल में अगर कहूं तो फिर आप घर खरीदने के बारे में सोच सकते हो। अब आप कहोगे कि घर खरीदने का जो मेरा डिसीजन है वो 3 नंबर पे क्यों है प्लानिंग के लिस्ट में? तो ये कि देखिए, मुझे लगता है कि छोटी एज में जब आप 25-30 साल के हो, नए नए जॉब कर रहे हो, तो आपको घर के ईएमआई में पैसा डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गलती मैं कर चुका हूं। आपको सिंपली क्या करना है, निवेश करना है, निवेश करना है, निवेश करना है। जब आपकी रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन, ये सारा सॉर्ट आउट हो जाए तो आप लेट एज में भी यानी 50-55 में भी आपका घर ले सकते हो। आपको घर की जरूरत है बेसिकली 60 के बाद में। क्यों? क्योंकि 60 के बाद में आप रिटायर हो जाते हो, आपके पास एक्टिव इनकम नहीं होता, तो रेंट पे खर्चा करने की आपकी हैसियत नहीं हो सकती आफ्टर रिटायरमेंट। तो इसलिए घर खरीदो। अगर आप अभी नहीं खरीद सकते हो, नो प्रॉब्लम, रेंट पे रहो, बाद में भी घर खरीद सकते हो। तो घर खरीदने के लिए अगर आपके पास लंबा समय है, फिर भी आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हो। ठीक है, आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप लार्ज कैप में कर दीजिए, स्मॉल कैप में कर दीजिए, मिड कैप में कर दीजिए, कहीं पे भी चलेगा, लेकिन टाइम होराइजन लंबा होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में आता है आपके बच्चों की शादी या फिर आपको कोई कार खरीदनी है, इन सारी चीजों के बारे में।
पर्सनली मेरा ओपिनियन है बच्चों की शादी में खर्चा बिल्कुल नहीं करना है। क्या जरूरत है भाई बच्चों की शादी में खर्चा करने की? शादी में बच्चों को बोल दो आपकी शादी है, आपको एंजॉय करनी है, आप खर्चा कीजिए, मैं उसका लोड ज्यादा लेने नहीं वाला। हाँ, अगर आपको फिर भी लगता है कि समाज में, सोसाइटी में लोग हमें ताना मारेंगे, तो फिर कर लीजिए प्लानिंग, लेकिन वो प्लानिंग आप आखिरी में रख सकते हो। गाड़ी की प्लानिंग है, मान लेते हैं कि आपको 3 या 4 साल बाद में कार लेनी है, तो 3-4 साल के अंदर के जो भी आपके गोल्स होते हैं ना, तो वो पैसा आपको बिल्कुल भी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में नहीं रखना चाहिए। क्यों मैं बोलूंगा? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 3-3, 4-4 साल तक मार्केट जो है वो साइडवाइज हो सकती है, आपको काफी कम रिटर्न मिलेंगे या फिर निगेटिव रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। इससे अच्छा रिस्क ना लेते हुए आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में डालो, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में डालो, या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में डालो। वहां पे आपको गारंटीड रिटर्न मिल जाएंगे, कम रिटर्न्स मिलेंगे लेकिन गारंटीड रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये जो वीडियो है ना, इसमें से आप कौन कौन सी चीजें सीखे? सबसे पहले आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आपके पास इमरजेंसी फंड होना इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ चीज, आपको इन्वेस्टमेंट गोल बेस्ड करनी है। आपके गोल के हिसाब से आपने म्यूचुअल फंड कैटेगरी को चूज करना है और उस कैटेगरी में एवरेज परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में निवेश करके एक लंबा समय देना है, तब जाके आपका कॉर्पस बन पाएगा। तो चाहे कुछ भी न्यूज मार्केट में चले, हो हल्ला हो जाए, आपको निडर होके इन्वेस्ट करना है। इन सारी चीजों का ध्यान रखें। क्यों? ये सारी चीजें हैं, आपने अगर प्रॉपरली मैनेज कर ली तो दुनिया का कोई नहीं है कि आपको म्यूचुअल फंड में से लॉस में बाहर निकाल पाए। कोई ऑपरेटर नहीं है, कोई ट्रेडर नहीं है, आप अपने पैसों के मालिक हो। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर पसंद आया तो भाई लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें काफी खुशी होती है। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।